अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर नंबर 7। अब ये अभी शुरू में तो मुझे लेक्चर्स के नंबर्स याद हैं, जैसे अभी तक 5 या 6 लेक्चर्स हो गए हैं, तो 7th लेक्चर आज का हमारा है। तो आगे जाके जब ये लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या पता मैं भूल जाऊँ कि हमने लास्ट टाइम कौन सा लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर कौन सा होगा हमारा। ठीक है, खैर अभी तो फिलहाल याद है कि लेक्चर नंबर 7 है आज का हमारा क्रैश कोर्स का। ठीक है, कल तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था और तीनों जो मेथड्स होते हैं उनको डिस्कस किया था, उनके फॉर्मूला वगैरह हर चीज को डिस्कस किया था और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। और इन दी एंड हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है ना, कि हमारे पास जो है वो दो किस्म के प्रोडक्ट, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर भी किया था। ठीक है ना, उसके बाद हमने बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो पॉसिबिलिटी होती है कि आंसर में स्केलर आ जाए, और या तो जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है या तो आंसर भी वेक्टर आ जाए। ठीक है ना, तो इन रिजल्ट्स की वजह से या तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या तो हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और उसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने कल समझी थी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होना और आंसर में यानी कि रिजल्टेंट में यानी कि आंसर में हमें स्केलर क्वांटिटी का मिल जाना, तो इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरा भी वेक्टर, ठीक है, और अगर आंसर में हमारे पास आ जाए स्केलर लाइक दिस, इसकी बेसिकली ये इक्वेशन होती है। वेक्टर डॉट लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना, vector multiplied by vector is equal to scalar, then such product of vectors is called scalar product। ठीक है ना, सो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, if the result if the result of the multiplication of two vectors is a scalar quantity, ठीक है, if the result of the multiplication of two vectors is a scalar quantity, then then such type of मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को ही हम प्रोडक्ट कहते हैं ना, देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सिंपल सी और आसान सी डेफिनेशन। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में चाहो तो कुछ भी लिख दिएगा, बस आपके वर्ड्स में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर में स्केलर क्वांटिटी आ रही हो तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन को हम यहां पर खास तौर पर शो करते हैं डॉट लगा के, यानी कि हम किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लीकेशन को डॉट से शो करते हैं, डॉट से। इस वजह से इस वाले प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, डॉट is placed between the vectors, hence it is
ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कह लो या स्केलर प्रोडक्ट कह लो, बात सिंपल एक ही है, इसमें कोई और मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम दो वेक्टर्स को शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर है, ये रहा, इसको हम कह देते हैं वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये रहा, और इस वेक्टर को हम कह देते हैं बी, ठीक है। हम यहां पर इस बार कोई इनकी एडिशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस बार इनकी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा, और एंगल जो है ये रहा, ठीक है, एंगल थीटा। अच्छा, अब इनकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है? इनकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाती है इस तरीके से कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो लिखने का इसका तरीका होता है, वो क्या होता है पता है? यहां पर हम क्या करते हैं, हम वेक्टर की रिजोल्यूशन करते हैं। रिजोल्यूशन कैसे? हम इस बी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे और इस बी वेक्टर का कंपोनेंट बनाएंगे ए पर। रिजोल्यूशन तो हमने की हुई है ना। अगर वेक्टर बी हो, उसका कंपोनेंट निकाले हम किसी भी लाइन पर, तो वो कंपोनेंट क्या होता है? बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां पर इस बी वेक्टर का रिजोल्यूशन करूं और इस बी वेक्टर को रिजोल्व करूं ए पर, लाइक दिस, ठीक है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये ए पर बी का कंपोनेंट, इसको आप कहेंगे बी कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट, वो क्या होता है? इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट फैक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? बी कॉस थीटा। क्या है ये? बी का कंपोनेंट है ए वेक्टर पर, या इसको यूं भी कह सकते हैं बी की प्रोजेक्शन है ए वेक्टर पर। इसको यूं भी कहा जा सकता है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना। तो इसको कहा जा सकता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सिंबॉलिकली लिखें। सिंबॉलिकली कैसे? ए डॉट बी बराबर होगा, इसका सिंबल क्या होना चाहिए? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे शो करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ ए से। चाहो तो मॉड्यूलस लगा दो, ये आ गया मॉड्यूलस, ठीक है ना। और उसके बाद वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ए पर, उसका नाम क्या है? बी कॉस थीटा। ये आ गया बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन, अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए हम यहां पर सिंपल इसको लेटर्स में लिख देते हैं। इस पे आप वो मॉडुलस वगैरह लगाना चाहें तो लगा दें, वरना जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो, ए का मैग्नीट्यूड ए और बी की प्रोजेक्शन ए पर, वो क्या बनी? बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इनको एक साथ लिख देते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह आप हटा दें, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी बराबर है ए बी एंड कॉस थीटा के। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, या स्केलर प्रोडक्ट की इक्वेशन होती है। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका नाम है ए और बी, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनमें से एक का नाम है एफ और एक का नाम है डी, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनमें से एक का नाम है एफ और दूसरे का नाम है वी, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? एफ वी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब, किसी भी दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा लगा दो। ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये आपको किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। और यहां थीटा क्या है? थीटा वो जो ए और बी के दरमियान एंगल बन रहा है। तो आपको यहां पर अगर स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, तो बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको यहां पर इसके मुताबिक तीन वैल्यूज गिवन होंगी, एक ए का मैग्नीट्यूड, एक बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में एंगल। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के कुछ कंडीशंस आ गई।
इसी तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स, वर्क, जैसे हमें पता है वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि जब भी आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में डब्ल्यू आता है, यानी कि वर्क आता है। ठीक है ना? बॉडी पर फोर्स लग रही है और फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो हम क्या करते हैं? एफ को रिजोल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर, तो वो बनता है एफ कॉस थीटा। ठीक है ना? तो एफ और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो होती है वर्क। और वर्क खुद कौन है? वो स्केलर है। ठीक है ना? सो देखें यहां पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। नंबर वन, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का होता है ये? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, सॉरी, जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन के बराबर आता है। और इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो, मैथमेटिकली इस बात को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि हमारे पास जो W होता है वो बराबर होता है F डॉट डी के, या फिर जो W होता है वो बराबर होता है, डॉट का मतलब होता है एफ डी एंड कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा। ठीक है? तो एफ डॉट डी ही तो बराबर होगा एफ डी कॉस थीटा के, जैसे ए डॉट बी ही तो बराबर है किसके? ए बी कॉस थीटा के। सिंपल। और यहां पर थीटा क्या है? थीटा अगेन एंगल है, और यहां जो एंगल है वो किसके दरमियान है? एफ और डी के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब आप नोट करें, एफ के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर है। डी के ऊपर एरो लगा हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। लेकिन इसकी वजह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की वजह से जो हमें मिल रहा है वर्क, वर्क के ऊपर हम कभी भी एरो नहीं लगाते क्योंकि वर्क स्केलर है। तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए और आंसर में स्केलर आ गया, तो हेंस वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ किस किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना? इसकी एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी के साथ तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है पावर। जैसे लिख के दिखाता हूं, ये देखें, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के साथ तो हमें मिलती है पावर। ये पावर का फॉर्मूला है। अब फोर्स के ऊपर एरो है मतलब फोर्स एक वेक्टर है, वी के ऊपर एरो है मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में पावर मिल रहा है। लेकिन पावर वेक्टर नहीं है, पावर स्केलर है। तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में स्केलर आ जाए तो लाजमी है कि आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। इसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट है। और डॉट का मतलब एफ डॉट वी का मतलब एफ वी कॉस थीटा, एफ वी एंड कॉस थीटा। ठीक है? तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हो गई किसकी? स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की। इसके बाद फिर हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, वो पॉइंट्स क्या है इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात, हमारे पास ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है। यहां पर लिखता हूं मैं, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब याद है? कम्यूटेटिव हमने एडिशन में भी पढ़ा था। अगर हम यूं कह रहे हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब है a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। और अगर हम ये कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि a डॉट बी बराबर होना चाहिए b डॉट ए के। तो इसका मतलब यही होता है कि a डॉट बी हमेशा बराबर आता है b डॉट ए के। मतलब क्या? कि आप ऑर्डर चेंज करें,
वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करें, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज करें, तो इससे आंसर के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एफ डॉट डी करके आंसर निकालें तब भी आपको वही डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू की वही वैल्यू मिलेगी, या आप डी डॉट एफ करके निकालें तब भी आपको डब्ल्यू की वही वैल्यू मिलेगी। आप एफ डॉट वी करके निकालें तब भी आपको पावर की एक वैल्यू मिलेगी, और फिर आप वी डॉट एफ करें तब भी आपको पावर की एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब यहां पर ऑर्डर चेंज करने से स्केलर प्रोडक्ट के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस इट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। लेकिन ये एडिशन नहीं है ना भाई, ये प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो ये कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स यानी कि जो मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स हैं अगर वो आपस में पैरेलल हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ने जा रहे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं। ऐसे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो आपस में पैरेलल हो, यानी कि उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ऐसे ही ना, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब 0 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बताता हूं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, लिखकर इसको प्रूफ करते हैं कि सर ये आपने क्या लिखवाया है। कोई मुश्किल बात नहीं लिखवाई सर ने, आसान सी एक बात है। सबसे पहली बात, ये कंडीशन कब के लिए, दो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ए और बी, नीचे करके लिखते हैं। ये हमारे पास पहला वेक्टर और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, ए एंड बी, नजर आ रहा है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है इन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालें, तो आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है ना भाई, ए डॉट बी, फॉर्मूला तो यही है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, हम हमेशा इससे सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब आपने यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री है, तो देखो ए बी एंड कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, साथ में ए डॉट बी भी लिख देते हैं, प्रॉपरली लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 के बराबर होती है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो भाई यहां पर ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सिर्फ ए बी ही तो बचेगा, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो आपने इन दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया, तो इन दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आया, सिर्फ ए बी के। तो ये ए बी क्या है, ए मैग्नीट्यूड है ए का, बी मैग्नीट्यूड है बी का, और ये दोनों मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट। तो इसको पूरे को क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, ऐसी बोलोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। तो देखो मैंने ये तो लिखा हुआ है, अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए और अगर उनका आप स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड्स बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, मतलब जो फंक्शन था वो 1 के बराबर हो गया। अब इसी तरीके से अगर यहां पर एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा हम निकालेंगे, और अगर एफ और वी पैरेलल हुए तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ वी। अगर एफ डी आपस में पैरेलल हुए तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, एफ डी, क्योंकि कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एफ डॉट डी एफ डी बचेगा, एफ डॉट वी एफ वी बचेगा, ए डॉट बी ए बी बचेगा, कब, जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। और आपको पता है इसी स्केलर प्रोडक्ट को, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इसी को हम मैक्सिमम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट, याद रखिएगा।
आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किस एंगल पर सबसे ज्यादा आता है, मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा पीक। तो आप बोलेंगे जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो याद रखिएगा, पैरेलल वेक्टर्स का जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा सबसे ज्यादा आएगा, इट मींस मैक्सिमम होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर सिर्फ ए बी बच रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट है। अगर सिर्फ एफ वी बच रहा हो तो हम बोलेंगे मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट है। अगर सिर्फ एफ डी बच रहा हो तो अगेन हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड्स बच जाए सिर्फ, तो इट मींस दैट के स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अभी हमने पैरेलल की बात करी, अब हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब उनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्रीज इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब भी स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। क्यों सर, चेक कर लो भले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ये ए और ये बी, ए एंड बी। ये नजर आ रहा है परपेंडिकुलर है? जी सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करो। फॉर्मूला तो एक ही है ना, क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी एंड कॉस थीटा के। फॉर्मूला तो एक ही है। भले पैरेलल हो, भले एंटी पैरेलल हो, भले परपेंडिकुलर हो, भले इसके अलावा दूसरा कोई एंगल बन रहा हो, स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे हमेशा फॉर्मूला ये रहेगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब यहां थीटा की जगह में हमें 90 डिग्रीज पुट करना है क्योंकि हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी एंड एंगल पुट करेंगे 90 डिग्रीज। और आपको पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, फिक्स है। जैसे cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। और आपको पता है जब यहां पर आप जीरो पुट करेंगे और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ, भले ए जितना भी हो, भले बी की वैल्यू जितनी भी हो, लेकिन अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो भाई इनका स्केलर प्रोडक्ट नहीं बचेगा, वैनिश हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग हमेशा जीरो होता है। गॉट इट। जीरो। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, रिपीट करता रहूंगा, आपसे पूछा जाए कि बताओ स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का मैक्सिमम किस एंगल पर होता है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पर। स्केलर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर्स का मैक्सिमम कब होता है, तो आप बोलेंगे जब भी वेक्टर्स आपस में सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल। तो किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर। अगर वेक्टर्स ए बी है तो ए डॉट बी ए बी बचेगा। अगर सी क्रॉस एफ है तो सी एफ बचेगा। अगर एफ डॉट डी है तो एफ डी बचेगा। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट वैनिश कब हो जाता है, वैनिश मतलब खत्म, जीरो, जीरो कब हो जाता है, तो आप बोलेंगे एक ही सूरत है। और वो एक कंडीशन कब है, जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो याद रखिएगा हमेशा आंसर जीरो होगा। तो ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो वेन एवर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अब सुने, अगर एफ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हुए तो पावर जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हुए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें जल्दी से।
ठीक है, अभी तक हमने एंगल्स के सेंस में ये दो पॉइंट्स पढ़े, ये तो वो था कम्यूटेटिव, और अभी तक हमने एंगल्स के सेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, एक पैरेलल की और एक परपेंडिकुलर की। ठीक है, एक हमारे पास और भी होती है, उसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल या ओपोजिट वेक्टर्स is equal to the negative product of their magnitudes। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और पैरेलल वाला पॉइंट तकरीबन सेम है। आप नोट करो, अगर मैं यहां से जब जस्ट नेगेटिव हटा दूं तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब जाहिर सी बात है, एंटी को हटा देंगे तो पैरेलल बचेगा ना। तो देखो वहां क्या लिखा था, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और यहां लिखा हुआ है इज इक्वल टू द, एक चीज ऐड हो गई, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको प्रूव करवा देता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हो और दो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी। नजर आ रहे हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल? जी सर नजर आ रहे हैं, ओपोजिट नजर आ रहे हैं। अब इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या, भाई फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एंगल कोई भी हो फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एन कॉस थीटा। हाँ भाई, यहां पर एंगल क्या पुट करेंगे, ओपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्रीज, होता है ना 180 डिग्रीज, ये ए वेक्टर। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज, और एंटी पैरेलल का या ऑपोजिट का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्रीज। और भाई हमारे पास कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है +1 के, +1 के, और कॉस 180 बराबर होता है -1 के। इसका मतलब इस पूरे कॉस 180 की जगह पे -1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, बस ये बचेगा। तो अब आप नोट करें, एक कंडीशन में सिर्फ ए बी बच रहा है, सिर्फ देखो ए बी, और एक कंडीशन में माइनस ए बी बच रहा है, लेकिन बच क्या रहा है, ए बी बच रहा है दोनों कंडीशंस में। लेकिन ये नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा, ये नेगेटिव जब ही आएगा जब वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो याद रखिएगा, अगर आंसर में सिर्फ ए बी बच जाए तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल थे तो ए बी बचा। अगर आंसर में 0 बच जाए तो आप बोलेंगे वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो 0 बचा। और अगर आंसर में माइनस ए बी बच रहा है तो आप बोलेंगे वेक्टर्स एंटी पैरेलल थे, ओपोजिट थे, तभी माइनस ए बी बचा। अच्छा भाई, इस पॉजिटिव ए बी वाले को हमने क्या बोला था, मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट, मैक्सिमम। इसको तो बोलेंगे 0, ये तो 0 है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है, 0 हमेशा मिनिमम नहीं होता, याद रखिएगा। यहां पर मिनिमम ये वाला है, ये मिनिमम कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट। आपसे पूछा जाए कि बताओ स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का मिनिमम किस एंगल पर होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे 180 डिग्रीज पर। बताओ वेक्टर्स कैसे हो, उनकी ओरिएंटेशन क्या हो कि जिसकी वजह से उनका स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम आए, तो आप बोलेंगे ओपोजिट हो एक दूसरे के, एंटी पैरेलल हो। आपसे पूछा जाए कि बताओ वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या हो कि उनका स्केलर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम आए, तो आप बोलेंगे पैरेलल होने चाहिए।
और आपसे पूछा जाए कि बताओ वेक्टर्स की क्या कंडीशन है जिसमें उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे वेक्टर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। और इस मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैक्सिमम। देखो है तो मैक्सिमम, ए बी का मतलब क्या था, मैक्सिमम। मैक्सिमम के साथ क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसको हम ये भी कहते हैं नेगेटिव मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट। इसके दो नाम है, या तो सिर्फ कह दिएगा मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट, या आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 एंगल्स के ऊपर हम जो है वो ये पॉइंट्स दिखवाते हैं। ये 3 एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 90 डिग्रीज, और एक होता है 180 डिग्रीज। इसी तरीके से हमारे पास जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और साथ साथ पता होने के बाद याद भी होने चाहिए। पहले पता होना जरूरी है और उसके बाद उनको याद करना जरूरी है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। पहली बात, स्केलर को हटा दो। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब, अगर ए है तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बी है तो बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर ए है तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा खुद ए से, और क्योंकि अब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो बीच में आपको डॉट लगाना होगा, सिंपल। तो भाई ये है तो सेल्फ प्रोडक्ट, लेकिन बीच में डॉट लगा हुआ है, तो डॉट किसकी पहचान है, स्केलर प्रोडक्ट की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। और ये किसके बराबर आएगा, याद रखिएगा, ये हमेशा बराबर आता है ए स्क्वायर के, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बी डॉट बी होगा तो वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर आएगा, अगर एफ डॉट एफ होगा तो वो हमेशा एफ स्क्वायर के बराबर आएगा। अब ये ए स्क्वायर क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। भाई वेक्टर तो यहां पर एक ही है ना, बस एक ही वेक्टर है और उसी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे ही ना, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो देखो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसी के स्क्वायर के बराबर आता है, कौन, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन हमारे पास प्रॉपर्टीज में से या कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसमें हम यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कौन से वाले, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जो आई जे के वाले थे ना। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इनकी बात कर रहे हैं हम, आई जे एंड के वाले। ठीक है, तो 3 यूनिट वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं, एक होता है एक्स पर, एक होता है वाई पर, और एक होता है जेड पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर एक्स पर है तो इसको हम कहते हैं आई, ये वाला वाई पर है तो इसको हम कहते हैं जे, और ये वाला के पर होता है तो इसको हम कहते हैं, सॉरी जेड पर होता है तो इसको हम कहते हैं के। सो आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब इनका भी स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाता है। इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि आई डॉट जे करें और आंसर बताएं, जे डॉट के करें और आंसर बताएं, या फिर के डॉट आई करें और इसका आंसर बताएं। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहली बात, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं
ऐसे दो वेक्टर्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ऐसे दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना? तो अब देखो, सबसे पहले आप किसका निकाल रहे हो, आई का और जे का। तो आई और जे क्या आपस में परपेंडिकुलर नहीं है? तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लाजमी इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसी तरीके से जे डॉट के, तो जे और के भी तो परपेंडिकुलर होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो। के और आई ये दोनों भी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमेशा जीरो। तो याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, या के का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, या आई का सॉरी जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ, है ना, या आई का के साथ, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि इनके दरमियान, तीनों के दरमियान आपस में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से फिर हम इनका सेम का भी निकालते हैं। सेम कैसे? आपसे कहा जाएगा आई डॉट आई फाइंड करें, आपसे कहा जाएगा जे डॉट जे फाइंड करें, और आपसे कहा जाएगा कि के डॉट के फाइंड करें। पहले हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकाले और अब हम सेम वेक्टर्स निकालेंगे, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। ठीक है ना? तो जब हम डिफरेंट का निकालते हैं तो डिफरेंट का हमेशा जीरो आता है, और जब हम सेम का निकालेंगे तो सेम। देखो, अभी हमने पढ़ा भाई सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट ए किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। बी डॉट बी किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर। तो आई डॉट आई किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो आई डॉट आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जे डॉट जे हमेशा जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। के डॉट के हमेशा के स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू भी हमेशा 1 होती है। ठीक है ना? आई स्क्वायर की वैल्यू क्यों 1 होती है, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। जे का स्क्वायर 1 क्यों होता है, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरीके से के स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो के बराबर आता है, और अगर हम सेम का यानी कि सेल्फ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे यूनिट वेक्टर्स के केस में भी, सेल्फ, ये सेल्फ कहलाएगा ना, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जे, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ के, तो जब इनका निकालेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका 1 नहीं कर दिएगा, सर ने बताया था सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो, भाई ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें क्या पता इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमें पता है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका तो मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना? ये बात समझिएगा, हमेशा सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर 1 नहीं आएगा। सर ने बताया था बी डॉट बी करेंगे तो 1 आएगा, नहीं भाई मैं ये नहीं बता रहा। बी यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ए यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या पता इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। क्या पता इसका इसकी वैल्यू अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये 1 कब बचेगा, वेक्टर यूनिट होना चाहिए, तो यूनिट होगा तो ही सेल्फ प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये मार्कर ब्लू वाला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब अब हम यहां पर बात करेंगे कैलकुलेशन की। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, और बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स की आपको फॉर एग्जांपल वैल्यूज गिवन हो। याद है वेक्टर की वैल्यूज ऐसे गिवन होती है, हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखा था। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वैल्यू कैसे गिवन होती है, 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ये जो 2i आई वाली वैल्यू होती है वो x वाली होती है, फिर j वाली होती है, फिर k वाली होती है, ये हमने सीखा हुआ है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेक्टर्स की वैल्यूज इस तरीके से गिवन हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इनके डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, a डॉट बी बराबर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड प्लस ए जेड एंड बी जेड। ये स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला। सर दूसरा क्यों, पहला लिख तो चुके हम लोग ए बी कॉस थीटा, ये रहा। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड करने के दो फॉर्मूला हैं, या तो ए बी कॉस थीटा या फिर ये वाला फॉर्मूला। अब मैं आपको ये डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, कब कौन सी वैल्यू गिवन होगी। तो आपको हमें कैसे पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है मैं मौजूद हूं आपको बताने के लिए, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात, इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू बचेगी क्या, फॉर्मूला क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि इन दोनों के सेम सेम को हमें मल्टीप्लाई करना है बस। यानी कि इसकी आई वाली वैल्यू इसकी आई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी जे वाली वैल्यू इसके जे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, और इसकी के वाली वैल्यू इसकी के वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे देखो आई आई वाली वैल्यूज क्या है, ए एक्स बी एक्स 7 आ गए, जे जे वाली वैल्यूज क्या है, ए वाई बी वाई 7 आ गए, और फिर के वाली वैल्यूज क्या है, ए जेड बी जेड 7 आ गए। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि कैसे पहचानेंगे कि कब आपने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, बताने से पहले जाहिर सी बात है वो मुझे आपको एक क्वेश्चन देके इसका सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा। पहले इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बची हुई उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ जो जो मेन चीजें होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहले एक कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस बताता हूं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिस फॉर्मूले के जरिए हम एंगल कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स की आपको वैल्यूज दी जाएंगी इस तरीके से, और आपसे कहा जाएगा कि आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करके बताएं। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसी वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके बनेगा। कैसे, मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी के, होता है ना। ये तो फॉर्मूला है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अच्छा, थीटा का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो आपको पता है थीटा का फॉर्मूला, एंगल का चाहिए ना, थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो ये कॉस थीटा बी और ए इन सबको आपको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां आ जाएंगे डिवाइड में। और याद है फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम फंक्शन को शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर इनवर्स आ जाता है, तो इस कॉस को वहां शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। इन दी एंड यहां पर लेफ्ट पर क्या बचेगा, सिर्फ थीटा।
और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस वहां लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या होगा, ऊपर एज इट इज ए डॉट बी, ये देखो ऊपर एज इट इज ए डॉट बी, और इसके अपॉन में कौन आ जाएगा, ए बी, ए एंड बी। ये बन गया हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कब, जब आपको वेक्टर्स इस तरीके से गिवन हो, आई जे के की फॉर्म में, जब भी आपको वेक्टर्स गिवन हो और अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले के अलावा किसी दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू हैव द ओनली चॉइस टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड दैट चॉइस इज दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अच्छा, ऊपर और नीचे फर्क है, कहीं आप समझे सर सेम ही तो लिखा हुआ है, ऊपर भी ए बी नीचे भी ए बी, भाई फर्क है। ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, ए के ऊपर एरो है, बी के ऊपर एरो है, इसका मतलब ऊपर वेक्टर फॉर्म है, जबकि नीचे उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड्स नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। और मैं आपको इसका भी तरीका बता दूंगा, ठीक है ना, कि इस वाले फॉर्मूले को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, याद है हमने शुरू में एक डायग्राम बनाई थी स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए, हमने प्रोजेक्शन की थी, एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी, तो हमने बी को रिजॉल्व किया था ए पर, है ना, ये डायग्राम हम लोगों ने बनाई थी शुरू में, बिल्कुल। अब देखें, अगर उसी डायग्राम को मैं एक दफा और बनाऊं आपको कुछ समझाने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, एक हमारे पास वेक्टर था ए और दूसरा हमारे पास वेक्टर था बी, लाइक दिस, ठीक है। अब पता है हम यहां पर प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, या तो हम ए की प्रोजेक्शन करते हैं बी पर, या तो हम बी को प्रोजेक्ट करते हैं ए पर। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल हमने बी की प्रोजेक्शन की ए पर, ये प्रोजेक्शन है, और जब ये बी की प्रोजेक्शन आएगी ए पर, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने कहा था बी कॉस थीटा। चलो यहां से ही हटा देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हटा देते हैं, बस मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर बी कॉस थीटा, इसको भी हटा दो बोले, सिर्फ वेक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके दरमियान एंगल थीटा, आपने बी को प्रोजेक्ट किया, बी कॉस थीटा बना, बी की प्रोजेक्शन करोगे ए पर तो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली यहां पर जो है दो किस्म के सवाल किए जाते हैं, एक हमारे पास होती है बी की प्रोजेक्शन ए पर, और एक हमारे पास होती है ए की प्रोजेक्शन बी पर। अभी फिलहाल मैंने इस वाली कंडीशन में किसको प्रोजेक्ट किया, बी को ए पर किया। फॉर्मूला हमारे पास होगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये है फॉर्मूला, हम ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना। मैंने बस ब्रैकेट लगा दिया, बिल्कुल शुरू वाला सबसे पहला स्टेप जो लिखा था हमने स्केलर प्रोडक्ट का, बिल्कुल वही लिखा है मैंने, ए का मैग्नीट्यूड, देन बी की प्रोजेक्शन ए पर, यानी कि बी कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी के, यानी कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है ना। लेकिन ये जो बी कॉस थीटा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी
और किस पर, ए पर, यानी कि बी की प्रोजेक्शन ए पर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इसके लिए रीअरेंज करूं तो ये ए का मैग्नीट्यूड जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा करेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है हमारे पास। और पता है ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है किसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए। यानी कि जो बी कॉस थीटा है इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है जो मैंने लिखा है, ये रहा, ये पूरा का पूरा ये इसका नाम है। बी की प्रोजेक्शन ए पर कैलकुलेट करें तो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में सिर्फ ए का अच्छा ये एंगल की बात खत्म हो गई, पता चला यहीं अटके हुए अभी तक। मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं अब आपको, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जा रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अलग थी, ये वाली एंगल वाली हमने पढ़ ली। अब मैं दूसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहा हूं जिसमें प्रोजेक्शन की बात की जा रही होती है। पता चला अभी सस्पेंस में बैठे वो, क्या पता सर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, नहीं, ये फॉर्मूला बन गया, खत्म। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हम प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, कभी हम बी की प्रोजेक्शन ए पे करते हैं और कभी हम ए की प्रोजेक्शन बी पे करते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने किसकी करी, बी की प्रोजेक्शन ए पर की, और क्या बना, बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। मतलब आप इसको यूं कह सकते हो कि ये फॉर्मूला किसका है, बी की प्रोजेक्शन ऑन टू ए का ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं और मैं ए की प्रोजेक्शन बी पर करना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखें हम यहां पर इसकी डायग्राम बना देते हैं। इसकी डायग्राम इसके बराबर में बना दूं मैं आपको ना, ये देखो, ये वेक्टर ए सेम और ये वेक्टर बी ये वही सेम, ठीक है। अभी आपने बी को प्रोजेक्ट किया था ए पर और अब हम ए को प्रोजेक्ट करेंगे बी पर। तो ये देखो, ए को हम प्रोजेक्ट करेंगे बी पर लाइक दिस। यहां पर ये परपेंडिकुलर बन रहा था और यहां पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, देखो ये और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो जब मैंने, अच्छा ये देखो, ये जो कंपोनेंट मिलेगा इसका, ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए कॉस थीटा। इस बार ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। यहां पर इस प्रोजेक्शन का नाम क्या था, क्योंकि ये बी को प्रोजेक्ट किया था तो बी कॉस थीटा था। अब आप ए को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, अब जो है वो बी बाहर आ जाएगा, ए कॉस थीटा के साथ आ जाएगा। देखो ना, अब मैं इसको चेंज करके ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखेंगे, बी जो है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि इस बार आपने प्रोजेक्शन किसकी की, ए की। जब बी की प्रोजेक्शन करोगे तो बी कॉस थीटा होगा, जब ए की प्रोजेक्शन करोगे तो ए कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। अब ऑर्डर में देखो, बी पहले है और ए बाद में है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डॉट ए, सही है। जब ऑर्डर में यहां पर ए पहले था और बी कॉस थीटा बाद में था तो फॉर्मूला था ए डॉट बी, और अब यहां पर बी पहले है ए बाद में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डॉट ए। अच्छा, व्हाट इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या है, ये ए की प्रोजेक्शन है बी पर और बाकी ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा। तो देखें, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये बन गया हमारे पास एक और फॉर्मूला। और इस बार यहां पर ये जो है इसका नाम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए और किस पर, ऑन टू बी। ये सवाल आते हैं, याद रखिएगा, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए।
तो मतलब बी कॉस थीटा कैलकुलेट करने को बोल रहा है। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, तो इसका मतलब ए कॉस थीटा कैलकुलेट करने को बोल रहा है। जब बी कॉस थीटा कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो ए डॉट बी और अपॉन में ए होगा। जब ए कॉस थीटा कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो बस अपॉन में बी होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी ऊपर ए डॉट बी, बी डॉट ए की बात है, आंसर सेम आएगा। बस याद रखिएगा अपॉन में ए और अपॉन में बी, इससे फर्क पड़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास दो किस्म की प्रोजेक्शंस होती हैं, एक होती है प्रोजेक्शन ऑफ ए और दूसरी होती है प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो ये थी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको सारी की सारी करवाई, जिसमें हम लोगों ने अच्छी खासी कैरेक्टरिस्टिक्स करी। हम लोगों ने मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, नहीं बल्कि कम्यूटेटिव से स्टार्ट किया था कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए तो उनका स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है। देन हमने सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात की। फिर हमने यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट की बात करी, जिसमें सेम भी आ गया, जिसमें डिफरेंट भी आ गए। और उसके बाद फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। देन हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा और उसके बाद हमने प्रोजेक्शंस की बात करी। ठीक है ना, ये सारे के सारे मतलब जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यूं समझो कि हाँ तकरीबन पूरा 1 घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट हुए हुए। तो इस पूरे 1 आवर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया है, पूरा का पूरा स्केलर प्रोडक्ट। इसमें कोई भी पॉइंट अब बचा हुआ नहीं है, सारे के सारे। इवन मैं ये कहूंगा हो सकता है आपकी अपनी डिफरेंट बोर्ड्स की जो बुक्स होंगी उसमें आपको यकीनन इनमें एक दो पॉइंट्स हो सकता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नजर आए, लेकिन कम नजर नहीं आएंगे। ये बात देख लिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि इस डिफरेंस को बताए बगैर जो है वो क्या करें, बस सुकून नहीं मिलेगा। पढ़ा दिया लेकिन अगर डिफरेंस नहीं बताऊं तो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं होगी जब तक आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं बताई जाए। अब देखें सवाल क्या होगा। मैंने आपको बताया ना हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड कॉस थीटा, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट्स वाला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड। ये दो फॉर्मूला है, फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मूलाज या बिटवीन द टू इक्वेशंस? तो मैं आपको ये इक्वेशन में फर्क बता देता हूं। अब देखें क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि कैलकुलेट द वर्क डन when a force of 100 Newton displaces an object through 5 meters and the angle of the angle between force and displacement is 60 degrees। ये सवाल है, ठीक है। एक सवाल हमारे पास ये है और एक सवाल और लिख देता हूं, फिर एक साथ मैं आपको इन दोनों में फर्क समझाता हूं। अब देखें दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल ये है कि कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन, सर आप वर्क डन क्यों लिख रहे हैं भाई? हमने वर्क डन तो नहीं पढ़ा यहां पर, हम तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ये खामा वर्क डन क्यों लेकर आ गए? तो भाई वर्क डन एग्जाम्पल तो है स्केलर प्रोडक्ट की। वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट ही तो होता है। W बराबर होता है एफ डॉट डी के, या एफ डॉट डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। तो असल में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो वो उसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू आते हैं। आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, मतलब आप कैलकुलेट वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन मेथड कौन सा होगा? स्केलर प्रोडक्ट का मेथड होगा। तो एक्चुअली हम स्केलर प्रोडक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वर्क डन क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ I प्लस 2J प्लस 3K न्यूटन displaces an object through a distance of 2I minus 3J प्लस K मीटर्स। ये दूसरा सवाल है। दोनों के दोनों वर्क डन के क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन डिफरेंट है। दोनों के जो सॉल्यूशन का मेथड है वो डिफरेंट है। इन दोनों में से एक सॉल्व होगा इस वाले फॉर्मूला से, इन दोनों में से एक जो सॉल्व होगा वो इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना? और आपको मैं समझता हूं फर्क नजर आ रहा होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन गिवन है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर गिवन है, इसके साथ कोई आईजे के नहीं लगा हुआ, यानी कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसके साथ कोई आईजे के नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और साथ साथ इनके दरमियान एंगल गिवन है। तो याद रखिएगा, अगर आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो, ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स देखो, ये भी फोर्स की वैल्यू है न्यूटन में, देखो न्यूटन में, लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। अगर आई जे के की फॉर्म में कोई वैल्यू है, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, और ये फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। तो अगर आपको वेक्टर्स की वैल्यूज मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन हो और साथ उनके दरमियान एंगल गिवन हो, तो हम हमेशा इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो, अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डी एंड कॉस थीटा। ये लिखवाया था ना मैंने एग्जाम्पल के अंदर, डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा है। देखो ना, ए बी कॉस थीटा, उसकी जगह पे कौन है? एफ डी कॉस थीटा। वहां पर जो वेक्टर्स है वो ए बी है, और यहां पर वेक्टर्स कौन है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डी। तो एफ डी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करें। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय एंगल की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 500, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसकी वैल्यू होती है 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर बनेगा 250। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 250 जूल। आप चाहें तो अपने अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500, एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 0.5 क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो आंसर क्या बनेगा? 250 जूल्स। तो हमारा दो लाइंस में आंसर आ गया। इसी तरीके से अब इसका सॉल्यूशन करें। इसका सॉल्यूशन एफ डी कॉस थीटा से नहीं होगा, क्योंकि आपको यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, और साथ साथ याद रखिएगा, जब आपको वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में गिवन होंगे, तो फिर आपको एंगल गिवन नहीं होगा। एंगल हमेशा जब गिवन होता है जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन होते हैं।
ठीक है ना, ये बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो इसका भी मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका भी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो भाई ए डॉट, सॉरी एफ डॉट डी, डब्ल्यू है ना, वर्क डन फाइंड करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब यहां पर एफ की वैल्यू आएगी, यहां पर डी की वैल्यू आएगी। तो भाई एफ की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 2j प्लस 3k, ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में डॉट आएगा, फिर डी की वैल्यू पुट करनी है, ये रही 2i माइनस 3j एंड प्लस के, ब्रैकेट क्लोज। ये एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू। ठीक है, जब आपको आई जे के की फॉर्म में गिवन हो तो फॉर्मूला लगाइएगा ये वाला, ए डॉट बी वाला, एफ डॉट डी वाला, एफ डॉट डी। और जब आपको मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में गिवन हो तो आप लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डिफरेंस होता है इन दोनों के सॉल्यूशंस के दरमियान। अब मुझे बताएं, ये दो वेक्टर्स हैं, तो याद है हमने, ये देखो ये दो वेक्टर्स आ गया, आई जे के की फॉर्म में एफ आ गया, और आई जे के की फॉर्म में डी आ गया। ये देखो आई जे के, आई जे के। अब हमें क्या करना है, दोनों की सेम सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखना है। आई को आई से मल्टीप्लाई, जे वाली को जे के साथ, के वाली को के साथ, बस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहां आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, सिंपल। आई के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और यहां पर आई के साथ वैल्यू क्या है, 2। मैं एक काम ही करता हूं, पहले पूरा लिख के दिखा देता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं पूरा लिख देता हूं। जैसे इसके साथ नंबर है 1, और इसके साथ नंबर है, इस वाली आई के साथ नंबर है 2। तो ये क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स। अच्छा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, ये आ गया प्लस। अच्छा, अब ए वाई बी वाई, यानी कि जे वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू। तो यहां पर जे की वैल्यू क्या है, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहां पर जे की वैल्यू क्या है, -3, माइनस पुट करेंगे, -3। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, इसी तरीके से बीच में प्लस, बीच में हमेशा प्लस आएगा। उसके बाद के वाली के साथ, इधर के साथ कौन है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, वहां के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो भाई ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड। ठीक है, तो भाई हमें यहां पर इसका आंसर निकालना है वर्क डन का। तो भाई ये बनेगा 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, और 3 वन जा 3, ये आ गया 3। बस आपने इन तीन नंबर्स को प्लस करना है, प्लस माइनस करना है, जो भी है। तो सबसे पहले आप ये काम ही करें कि -6 और +3 कर लें। तो 6 में से 3 निकाल दो तो -3 बचेगा, और -3 में से 2 निकाल दो तो -1 बचेगा। तो इन तीनों का पूरा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -1 जूल। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों मेथड्स के अंदर फर्क होता है कि अगर आपको जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो और साथ में एंगल गिवन हो तो किस तरीके से किया जाता है, और वेक्टर्स आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन हो, यानी कि आई जे के की फॉर्म में गिवन हो, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो या तो इस वाले मेथड से आएगा या फिर इस वाले मेथड से आएगा, इसका तीसरा मेथड कोई नहीं है। तो इससे बेफिक्र हो जाए आप, इन दो मेथड्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, आपका स्केलर प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम या एमसीक्यू या जो भी कह लो, सब सब आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि सब आपका कवर हो जाएगा। नहीं है, ले आओ।
पहले यार पानी दे देना मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा टाइम ले लेगा। मेरा मेरा इरादा ये था कि थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि रिवीजन के सेंस में होता है ना कि जल्दी जल्दी कवर करवा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बगैर। लेकिन बस क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं। एक तो खुद को सुकून नहीं मिलता या सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक सही तरह समझा ना दें। वरना मैंने ये सोचा था कि डेढ़ घंटे की क्लास है ना, तो इसमें हाफ टाइम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट का हो जाएगा और नेक्स्ट हाफ टाइम बैक। लेकिन खैर, अभी आप ये जो है ज्यादा हंसने वाले और ये इमोजीज वगैरह मत बनाएं। अभी मैं वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। अब मैं नहीं करूंगा तो इस बात में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किया। ठीक है ना। ये तो नहीं होगी यहाँ पर। ये यहाँ पर नहीं होती। राइट। वाई, हाँ। अभी हम 15-20 मिनट्स। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना। काफी देर से मैं साइड में हुआ था। इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। आप खुद से अपने आप को वैल्यूज दिएगा और कैलकुलेशन कर लिएगा। इस वाले मेथड की जरूर करिएगा। AX BX, AY BY और AZ BZ, इस वाले मेथड की जरूर कर लिएगा प्रैक्टिस। ठीक है। ओके। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, हिम्मत रखें हिम्मत रखें। बीच में मैं जो है थोड़ा थोड़ा आपको गैप दे देता हूँ, 5 मिनट का 10 मिनट का गैप रखें, और मतलब हिम्मत रखें। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट 70-80% खुद ही कवर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखें, स्केलर प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें इसकी रिपीट होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट इसको हम करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब रिपीट क्या होगा सुने। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो अब हम लिखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। सिंपल। ठीक है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का जिसमें आंसर में वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें, इसमें हम किस तरीके से लिखते हैं। हम लिखेंगे कि अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर के साथ और अगर आंसर में भी वेक्टर ही मिल जाए, तो फिर लाजमी अब बीच में आपने क्रॉस लगाना है। क्रॉस। अगर वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो तो बीच में डॉट लगता है, लेकिन अगर वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर हो तो बीच में क्रॉस लगता है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए कि इफ द मल्टीप्लीकेशन of two vectors gives a vector quantity, then such type of product of vectors
इज नोन एज, या इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दोबारा बता रहा हूं, ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि आप मेरी कॉपी करें या बुक्स की कॉपी करें या नोट्स की कॉपी करें। मकसद ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर, तो आप उस डेफिनेशन को या किसी भी चीज को आप अपने वर्ड्स में लिख लिख पाए। ठीक है ना? तो कॉपी ना हो, बस आपने ये बात लिखनी है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर में वेक्टर क्वांटिटी मिल रही हो तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना? और इस प्रोडक्ट को हम शो करते हैं क्रॉस लगा के, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस इज प्लेस्ड बिटवीन द वेक्टर्स, hence it is also called क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी मल्टीप्लीकेशन हम डॉट से शो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को डॉट से शो करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसकी मल्टीप्लीकेशन को हम क्रॉस से शो करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। फर्क रखने के लिए, सिंपल सी बात है। सर क्यों कर रहे हैं? फर्क रखने के लिए। इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? अच्छा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होनी चाहिए? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ लिखी जाती है इस तरीके से। देखें, पहला वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि क्रॉस लग रहा है, दूसरा वेक्टर बी, तो हमें तीसरा भी वेक्टर मिलेगा यानी कि सी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ए क्रॉस बी हमेशा बराबर आएगा सी के। हमने ये स्केलर प्रोडक्ट में नहीं लिखा था क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में हमें तीसरा वेक्टर मिलता ही नहीं है, तो हमने लिखा था ए डॉट बी सिर्फ और सिर्फ ए बी कॉस थीटा के। लेकिन हम यहां पर ए क्रॉस बी बराबर करते हैं किसके? सी के। तो यहां पर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा भी आपको वेक्टर मिल रहा है। और अब अगर आपने इस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ये जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो अब आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला ए क्रॉस बी, तो ये बराबर होता है ए बी एंड साइन थीटा के। स्केलर प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों के मैग्नीट्यूड्स में। एक का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगेन थीटा क्या? थीटा एंगल होता है ए और बी के दरमियान। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है? ये हमारे पास इनके दरमियान वो होता है, क्या नाम है, एंगल होता है। अगर आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहें वेक्टर प्रोडक्ट की कि हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, तो आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एग्जांपल, एक दो एग्जांपल बता दें। जैसे आपने याद है स्केलर प्रोडक्ट की भी तो एग्जांपल लिखी थी। एक हमने वर्क लिखा था, वर्क स्केलर प्रोडक्ट होता है, और एक हमने पावर, पावर भी स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब आप ये बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। और ये वेक्टर प्रोडक्ट किसका होता है, मतलब ऐसे कौन से दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं जिसके नतीजे में हमें टॉर्क मिलता है? तो भाई वो दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक होता है मूवमेंट आर्म और एक होता है फोर्स। मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। सो टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, ये टॉपिक आगे आएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इसका यहां पर जिक्र कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर बस। मूवमेंट आर्म यानी कि आर एंड फोर्स यानी कि एफ। ठीक है? और इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा कि भाई हमारे पास जो मूवमेंट आर्म होता है इसका सिंबल होता है आर, और जो फोर्स होता है उसका सिंबल होता है एफ। जब हम मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं एफ के साथ तो हमें मिलता है टॉर्क, और क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और इनका मल्टीप्लीकेशन भी वेक्टर,
तो अगर आंसर में वेक्टर आ जाए तो बीच में हमें क्रॉस लगाना होता है। यही तो फर्क है। अगर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में स्केलर आ रहा होता तो बीच में हम डॉट लगाते, लेकिन आंसर में वेक्टर है तो बीच में क्रॉस लग रहा है। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क, और क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये बनेगा आर एफ एंड साइन थीटा। ठीक है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, कम से कम हम दो एग्जाम्पल तो लिखते हैं ना। इसकी एक और एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से। वो दो वेक्टर्स कौन से हैं? एक होता है पोजीशन वेक्टर और एक होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। ऑफ पोजीशन वेक्टर, और यहां पर भी इसका सिंबल आर है। आर के बहुत सारे नाम होते हैं, कभी इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, कभी इसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, कभी इसको हम रेडियस कहते हैं, कभी इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो यहां पर इसका नाम पोजीशन वेक्टर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ। लीनियर मोमेंटम यानी के पी। तो भाई किन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है? पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम को। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि अगर हम पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें लीनियर मोमेंटम के साथ तो वी गेट एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये खुद भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर में भी वेक्टर आ रहा है, तो वी मस्ट पुट क्रॉस बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। ठीक है ना। क्रॉस हटाएंगे तो क्या बनेगा? आरपी साइन थीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हो गई, वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। हम्म। पानी बनाया। ठीक है। तो अब इसकी हम जाहिर सी बात है
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैंने स्टार्ट कर दी तो फिर वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तो फिर मैं जाहिर सी बात है रुकूंगा नहीं। तो फिर वो हम इंशाल्लाह ताला कल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। चले, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।